हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं योगेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईके कोचिंग। आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या कौन कौन सी होती है, किन से मिलकर बनी होती है, संख्या के प्रकार, भाज्यता के नियम आदि। संख्या, जितनी भी संख्या होती है वो 10 अंकों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जितने भी 10 अंक हैं 0 से लेकर 1 तक, जितनी भी संख्या होती है सब इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है। और इन्हीं अंकों के साथ हम क्या करेंगे, संख्या को देखेंगे। इनको डिवाइड किया गया है। कोई संख्या कितने प्रकार की होती है, जैसे प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? जो प्रकृति में मौजूद हो, सभी धनात्मक संख्या, धनात्मक हो और पूर्ण संख्या हो, वो सभी होती है प्राकृत संख्या। जैसे अपन देखें, प्राकृत संख्या, इधर लिख लेते हैं इसको। प्राकृत संख्या, हमने बात की हुई जो भी धनात्मक संख्या, धनात्मक प्लस पूर्ण संख्या जो प्रकृति में मौजूद हो, वो सभी प्राकृत संख्या के अंदर आती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भी अनंत तक संख्याएं होती है सब प्राकृत संख्या के अंदर आती है। दूसरी संख्या की बात करें अपन, दूसरा प्रकार संख्या का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जब भी वह संख्या जो प्राकृतिक को भी मिला ले और उसमें 0 ऐड कर दे तो वो संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। मतलब प्राकृत संख्या के अंदर 0 भी जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगी पूर्ण संख्या। जैसे स्टार्ट करें 0 से, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है वो होती है पूर्ण संख्या। अब तीसरे प्रकार की बात करें तो होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? यदि हम पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर भी जोड़ दें तो वो हो जाएगी पूर्णांक संख्या। जैसे माइनस अनंत से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2 जितनी भी संख्या होती है वो किस में आती है? पूर्णांक संख्या में। अब बात करें हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके वो होती है परिमेय संख्या, और जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो होती है अपरिमेय संख्या। जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, बटे की संख्या ले लो, भिन्न की संख्या ले लो, पूर्ण संख्या ले लो, जो भी है ना, जैसे 1, 2, 3, 4, या बटे की संख्या 1/2, 3/4, 5/6, जितनी भी संख्या होती है वो किस में आती है? परिमेय संख्या में। ये तो सिंपल है। अब अपरिमेय संख्या की बात करें, वो संख्याएं जिसको p/q के रूप में, मतलब p और q क्या है यहाँ पे? कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो होती है अपरिमेय संख्याएं। जैसे पॉइंटों में संख्याएं जो रूट की संख्याएं होती है उनको मान देखें अपन तो वो कभी खत्म ही नहीं होती, तो उनको क्या रखा गया है? उनको रखा गया है अपरिमेय संख्या में। हम देखें सबसे पहले परिमेय संख्या। हमने बात की अभी परिमेय संख्या की, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। जितनी भी संख्या होती है जो p/q में लिखी जा सके वो होती है परिमेय संख्या, जहां p और q क्या है? पूर्णांक
संख्या। मानो पी की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी, पी की जगह 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो संख्या कौन सी हो जाएगी, कुछ भी ले लो, 1/2 1, क्योंकि 1 के नीचे 1 भी आता है, तो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। ये तो होगी परिमेय संख्या की बात। हम अपरिमेय संख्या की बात करें, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो होती है अपरिमेय संख्या। अपना 5वां प्रकार है अपरिमेय संख्या। हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है भाई, √2 को मान लेते हैं, √2 हम जानते हैं, √2 अपरिमेय संख्या होती है, पर क्यों, क्योंकि उसका जो मान होता है वो कभी खत्म ही नहीं होता, पॉइंटों के बाद फिक्स पैटर्न तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे रूट का मान, √2 की संख्या, इसके मान को देखें तो कितना होता है, 1.432। तो आगे बहुत सारी संख्या होती है, तो इसका ये मान हो गया, फिक्स मान नहीं है, आगे बहुत सारी संख्या आती है, तो क्या हो जाएगी, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे हो गई √3, पाई का मान, उसको हम 22/7 लिखते हैं, 22/7 तो होता है परिमेय, पर इसका मान लिखें, पाई का मान 3.14, आगे बहुत सारी संख्या होती है, इसलिए फिक्स मान नहीं है, इसलिए क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं। अब संख्या बात करें हम अभाज्य संख्या की, वो संख्याएं जिसमें अपनी खुद का ही भाग जाए और किसी का भी नहीं जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। जैसे होगी 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, जितनी भी 13 17 जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी अभाज्य संख्या कहलाती है। हम बात करें भाई 1 से 25 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो हम देखेंगे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 हो गया, 3 हो गया, जिसमें अपने खुद का ही भाग जाए और किसी का भी एक के अलावा नहीं जाए, वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो एक न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है, ठीक है। अब बात कर लेवल 1 से 25 तक में कितनी भाज्य संख्या होती है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, भाई 1 से 25 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो कितनी होती है, 1 से 25 तक में संख्या होती है 9 अभाज्य संख्या। अब बात करें 1 से 50 तक में कितनी संख्या होती है, तो कितनी हो जाएगी, 15 संख्याएं होती है। 1 से 75 के बारे में बात करें, कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 21 होती है। और 1 से 100 तक पूछे भाई कितनी अभाज्य संख्या इसके अंदर होगी, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ऐसी बहुत सारी आगे तक गिनेंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी, 25। ये अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, तो ये पूछते हैं, ये पूछ लेते हैं, किसी का भी मान पूछ सकते हैं भाई इतनी संख्या में 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। अब संख्या की बात करें, वास्तविक संख्याएं जो प्रकृति में मौजूद है सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं जो पॉजिटिव हो, और काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं जो आयता के रूप में लिखी जाती है, मतलब ऋणात्मक रूप में उसका मान आए, वो होती है ऋणात्मक संख्या। जैसे हमने बात की 2 आयता, ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी काल्पनिक संख्या। हमने लिखा नहीं है अभी तक, पर वो संख्या होती है काल्पनिक, क्योंकि आयता का मान देखे अपन तो क्या होता है माइनस, आयता का स्क्वायर का मान देखे अपन तो क्या होता है -1, ठीक है। यदि हम इसको स्क्वायर करें 4 आयता स्क्वायर -1 की आयता स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1, 4 गुणा -1 कितना हो जाएगा -1। मतलब जितनी भी ऋणात्मक संख्या होती है उनको हम काल्पनिक श्रेणी में रखते हैं। हम समीकरण हल करते हैं तो नेगेटिव आंसर भी आता है। समीकरण की मान लो द्विघात समीकरण है, उसमें एक पॉजिटिव आ गया,
एक नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव नंबर को हम काल्पनिक नंबर मानेंगे और जो प्लस का आंसर आया है उसे ज़्यादा बेहतर मानेंगे। हम आगे बात करें, क्रमागत संख्या कौन सी होती है? जो किसी निश्चित क्रम में चले। जैसे आप ले लो उस सम संख्या को, 2 गई 4 6 8, एक निश्चित क्रम में चल रही है संख्या, उसमें +2 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और वैसे विषम संख्या की बात करें उसमें भी 2 की वृद्धि हो रही है, 1 3 5 7, एक निश्चित क्रम में चल रही है। उन दो संख्याओं के बीच में कितना गैप है? दो संख्याओं का गैप है, इसलिए वो क्या होगी? क्रमगत संख्या होगी। अब बात करें जातीय संख्या और स्थानीय संख्या की। हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे जातीय संख्या और स्थानीय संख्या के बारे में। हम इधर लिख लें हम पहले क्रमागत संख्या के बारे में लिख लेते हैं, हमने लिखा हुआ नहीं है। क्रमागत संख्या हमने भी पढ़ा, जो निश्चित क्रम में चले, ऐसे इसमें 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। निश्चित क्रम में कोई भी संख्या ले लो, 1 ले लो 4 ले लो, कितना का गैप है? 3 का गैप हो, तो ये कितना हो जाएगा? 7, इसमें 3 का गैप है, ये कितना हो जाएगा? 10, ये 13। निश्चित क्रम में चल रही है, इसलिए क्रमागत संख्या की हम बात कर रहे थे। अब जातीय संख्या और स्थानीय संख्या के बारे में। जातीय संख्या कौन सी होती है? वो जो उस पर डिपेंड करता है ये संख्या में किस स्थान पे आई हुई है। जैसे इकाई पे आई हुई है, दहाई पे आई हुई है, सैकड़े पे आई हुई है, हजार पे आई हुई है, तो उसके आधार पर हम देखते हैं ये जातीय मान और स्थानीय मान। देखो कोई संख्या लिखी हुई है, पहले लिख लेते हैं जातीय संख्या। एग्जाम्पल की बात करें, कोई संख्या लिखी हुई है 12,345। इसमें जातीय संख्या कौन सी है? मैंने पूछा भाई 2 का जातीय मान कितना होगा, इसका पूछें 2 का जातीय मान कितना होगा, तो हम देखेंगे इधर से कौन से स्थान पर आ रहा है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये हजार के अंक पे आ रहा है, तो क्या करेंगे 2 गुणा 1000, कितना हो जाएगा? 2000। तो इस 2 का स्थानीय 2 का जातीय मान कितना हो जाएगा? 2000। आप ऐसे ही बात करें 3 की, तो ये तो मैं लिखे 2 की, अब हम बात करें 3 के जातीय मान की, तो कौन से स्थान पर आ रहा है पहले ये देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पे आ रहा है, तो क्या करेंगे 3 गुणा 100। हम सभी जानते हैं सैकड़ा बराबर 100, दहाई बराबर 10, इकाई बराबर 1, हजार बराबर 1000, तो कितना हो जाएगा 300। 3 का स्थानीय मान कितना, 3 का जातीय मान कितना हो जाएगा 300। 2 का जातीय मान कितना हो जाएगा 2000। अब बात करें स्थानीय मान की, क्या होता है, मानो वही संख्या ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पर 12,345। हम पूछें 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा 5 ही होगा। 4 का पूछें, 4 का स्थानीय मान कितना होगा 4 ही होगा। 3 का पूछें तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा 3 ही होगा। मतलब किसी भी संख्या का उसमें अंकों का मान बताएं स्थानीय मान, तो खुद ही अपने आप में एक स्थानीय मान होता है। जैसे एक की बात करें, एक का स्थानीय मान का कितना होता है 1। स्थानीय मान तो फिक्स है, जो संख्या है वो इसका स्थानीय मान होता है। फिर जातीय मान की बात करें
तो वह हम क्या देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस अनुसार देखते हैं ना। अब हमें पूछे भाई एक का जातीय मान कितना होगा, तो क्या करेंगे, एक गुणा, हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे है, तो 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। इसका मान कितना हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा 10,000। अब बात करें भाजक नियम के बारे में। भाजक नियम क्या होता है, ये बताता है कोई भी संख्या दी हुई है, इसमें किसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा या नहीं जाएगा। बड़ी संख्या है, मान लो कोई बड़ी संख्या एग्जांपल के तौर पे लें, हम पता करें भाई इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं, उस नियम को हम पढ़ेंगे और आसानी से बता देंगे कि इसमें किसका भाग जा रहा है। देखते हैं, एक बार इसको मिटा देता हूं। लिख लेते हैं सबसे पहले भाजक नियम। अब नियम मान लो, पहले समझ लेते हैं इसको। कोई संख्या लिखी हुई है 6, 8, 9, 11, कोई आपसे पूछे क्या इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो आप भाग देके तो नहीं दे सकते, या मान लो देखें तो थोड़ा टाइम लगता है, या बड़ी संख्या का पूछ लें तो हम भाग भी नहीं दे सकते। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे इन नियम के बारे में। इन नियमों से हमें पता चल जाएगा कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, किसी भी संख्या का पता कर सकते हैं। जो भी नियम है, अपन 11 तक नियम पढ़ेंगे, क्योंकि 11 तक एग्जाम में पूछा जाता है और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए एक बार देखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे 2 का भाजकता नियम। दो की भाजकता नियम। वो संख्या यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 और 0 आ जाए तो वो सभी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य होगी। कंफर्म है। हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर 5, 6, 7, 8 ये संख्या ले लो। इसमें देखेंगे अपन इकाई का अंक कितना है, 8 है। अपन बात कर रहे थे जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 इसके इकाई के अंक में इनमें से कोई भी अंक आ जाए तो क्या हो जाएगी, 2 से भाजकता हो जाएगी। हम देखें ये कोई एग्जांपल दिया हुआ है 5,678, क्या ये 2 से भाज्य होगा, तो हम देखेंगे इकाई के अंक में कितना आ रहा है, 8, जो इसके नियम में दिया हुआ है 8 आ रहा है, तो क्या होगी ये 2 से भाजकता होगी। ठीक है। हम बात करें 3 की भाजकता के बारे में। 3 से भाज्य, 3 का भाजकता का नियम है यदि कोई संख्या उनके अंकों का योग करें तो और वो अंकों का योग 3 से भाज्य हो जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य होगी। जैसे बात करें इसी एग्जांपल के बारे में 5,678, हम इन सब अंकों का योग करें, पहले अपन वो लिख लेते हैं। भाजकता के नियम में अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 का गुणांक, अंकों का योग 3 का गुणांक हो, ये नियम। अपन एग्जाम्पल की बात करें, अभी लिया था एग्जाम्पल 6,778, यदि अंकों को जोड़ें 8 और 7 कितना हो गया, 15, 15, 6, 21, 21,
5 कितना हो जाएगा 26। यदि अंकों का योग कितना आ रहा है 26 आ रहा है, अंकों का योग कितना आ रहा है 26। क्या ये 3 का गुणांक कैसे पता करेंगे, है क्या 3 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है, तो क्या होगा ये 3 का, इसमें 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा या 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब बात करें 4 के नियम के बारे में। चार के नियम की बात करें, यदि लास्ट के दोनों इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा, या कह सकते हैं वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें, कोई संख्या लिखी हुई है 2 8 2 6 4 3 2 1। हम बात करें यदि हम 4 से भाजकता चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, लास्ट के दो अंकों को देखेंगे 28, लास्ट के दो अंक कितने 28 के 4 के पहाड़े में आता है तो देखेंगे, पर 4 का पहाड़ा हम सभी जानते हैं, तो क्या 4 के पहाड़े में आता है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 4 से विभाज्य होगी। चाहे तो आप भाग करके देख लो या ऐसे भी चेक कर सकते हैं, तो क्या होगी ये 4 से भाज्य होगी। ऐसे 5 के बारे में बात करें, पांच की भाजकता कैसे चेक करेंगे, यदि इकाई के अंक में 0 या 5 आ जाए, 0 या 5 आ जाए, उदाहरण के तौर पर 1250 इकाई के अंक में कितना आ रहा है 0 आ रहा है, केवल इकाई का अंक देखना है, तो क्या होगी वो 5 से भाज्य होगी। यदि दूसरा एग्जांपल देखें, कोई बड़ी संख्या ले लें, क्या ये संख्या 5 से विभाज्य हो तो विभाज्य होगी, भाग देख तो चेक नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे केवल इकाई का अंक देखेंगे। यदि इकाई के अंक में 0 या 5 आ जाए, 0 5 में से क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये क्या होगी 5 से विभाज्य होगी। कौन सा नियम हुआ, 5वां नियम। 6 की बात चेक करें, 6 किसका गुणांक है, 6 के टुकड़े करें तो क्या होता है 2 गुणा 3, तो ये क्या कहता है भाई, जो संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे ले लो 5 9 चलती, ये हमने ले ली 23,442, ये कोई संख्या है। हम देखें सबसे पहले 2 की इकाई के अंक में कितना आ रहा है 2 की भाजकता होती है इकाई के अंक में 0 2 4 6 8, कोई भी अंक आ जाए तो वो संख्या क्या होगी 2 से भाज्य होगी। अब 3 के भाजकता चेक करें हम, क्योंकि हमें 6 की चेक करनी है, 3 की भाजकता चेक करेंगे तो इनका अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग करें 2 4 कितना हो गया 6 6 4 10 10 और 3 13 13 और 2 15, क्या 15 3 का गुणांक है, हाँ डेफिनेटली है, क्योंकि 3 के पहाड़े में आ रहा है वो चीज, तो क्या हो जाएगी ये पूरी संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब 7 की बात करें, 7 अपना जैसे इसका उपयोग आता नहीं है एग्जाम में, फिर भी अपन देख लेते हैं। 7 व 13, क्योंकि इनका गुण दोनों का समान है। यदि 6 अंक देखेंगे इसमें बड़ी संख्या होती है, क्योंकि इसलिए तो नहीं बनता है क्योंकि संख्या बड़ी होती है। ये कोई संख्या लिखी हुई है, इसमें एक अंक 6 बार आ रहा है, कोई भी अंक जो 6 बार रिपीट हो वो संख्या हमेशा 13 और
7 से विभाज्य होगी। या एक और कंडीशन है इसकी, ये तो एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन की बात करें तो क्या होगा, यदि कोई जोड़ा बन रहा है क्रम में 1 2 3 1 2 3, 6 अंक में संख्या बार बार रिपीट हो रही है 3 के जोड़े में, वो संख्या भी क्या हो जाएगी 7 और 13 से विभाज्य होगी। अब बात करें और कोई एग्जांपल ले लें, 5 6 7 5 6 7। अब देखो 3 का जो 6 अंक है, इसमें कंडीशन अंक 6 होने चाहिए तभी विभाज्य होगी वो। रिपीट होना चाहिए 3 अंक, 1 2 3, ये 3 अंक बार फिर रिपीट हो रहे हैं, इसमें भी देखो ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये दोनों क्या कंडीशन बताती है 13 और 7 से विभाज्य होगी। अब बात करें अपन, लिख लेते हैं कौन सी संख्या बच गई है, 8। 8 भी सिंपल है, जैसे मैंने 4 का किया था, लास्ट के 2 अंक देखे थे भाई, 2 लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार 8 का होता है, 8 में 3 अंक लेते हैं, जैसे ये कोई संख्या देखें, यदि इनके 3 अंक लास्ट के 8 से भाज्य हो जाए तो वो सारी संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या ये 8 से विभाजित होगी। हम चेक करें, आठ का भाग देके देखो जाती है, यदि सबसे पहले हम इसमें देख के देखते हैं फिर पूरी चेक करेंगे। 45, 6 में 8 का भाग दो, 8 पंजे 40, 8 से 6 कितना बचा 5, 5 अच्छे कितने हुए 56, 8 7 56, इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी 8 से विभाजित होगी। जैसे चेक करके बताएं, 12,300, 12,000 नहीं, ये कोई संख्या है, चेक करें 8 की बाध्यता 4 3 8 1 8, एक बार जा रहा है, बचा कितना 4, फिर 3 आ रहा है, फिर भाग देंगे 5 40, 3 बच रहा है, फिर लिखेंगे 4 आ रहा है, 8 चौक 32, 2 बच रहा है, फिर लिखेंगे 5, 8 दिया 24, 1 आ रहा है, 6 उतारेंगे 8 दूनी 16, मतलब ये क्या हो जाएगी है गई ना पूरी 8 से विभाज्य। इसलिए रूल कहता है यदि लास्ट के 3 अंकों को चेक करके देख लें तो पूरी संख्या का पता चल जाएगा कि संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अब 9 के बारे में बात करें, वही सिंपल जैसे 3 का किया था हमने, यदि अंकों का योग 9 का गुणांक है या उसमें 9 का भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में 9 से विभाजित होगी। लिखिए अपन, कोई संख्या मान लो, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये कोई संख्या है, यदि इसमें अंकों का योग करें वो 9 का गुणांक आना चाहिए या 9 से विभाजित हो, गुणांक का मतलब यही तो है, कोई किसी का गुणांक होता था उससे विभाजित होता है। हम जोड़ के देखते हैं अंकों को, 11 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 21, इनके अंकों का योग 21 आ रहा है, तो ये 3 से ये 9 से, यदि ये 21 आ रहा है तो ये 3 का गुणांक है, ये संख्या 3 से तो विभाजित होती है। 9 के बारे में बात करें तो ये 9 का गुणांक नहीं है। अपन पढ़ लेते हैं, 9 का नियम पढ़ लिया, 9 का गुणांक को
11 की बात करें, यदि कोई संख्या सम और विषम अंक का योग उनमें से घटाएं, यदि देखें सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग या तो 0 आए या 11 का गुणांक आए, वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। क्या देखें एग्जाम्पल के तौर पर, एक और संख्या ले लो 121 121। हम बात करें अंकों की स्टार्टिंग के बारे में, तो संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होती है, तो पहला अंक कौन सा होता है? विषम। हम इसको विषम मान ले, तो ये क्या हो जाएगा? सम। फिर क्या आता है सम के बाद में? 1 2, एक विषम आता है, 2 सम, फिर विषम आता है, सम आता है, ऐसे आता है विषम सम विषम सम विषम सम। यदि विषम अंकों को जोड़ें फिर उसमें से सम अंकों को जोड़ के घटा दें, तो 11 और 11 का गुणांक या 0 आए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित होगी। अपन देखें विषम अंकों का योग कितना आ रहा है? विषम अंकों को जोड़ें, 1 प्लस 1 2, ये आ रहा है 1 1 1, तो कितना हो जाएगा? 4। समअंकों के योग की बात करें, 2 1 1, कितना आ रहा है? 2 3 1 4। तो क्या करेंगे? विषम माइनस सम, हमको कोई दे देते हैं, 4 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ रहा है? 0। हमने बात की थी 0 या 11 का गुणांक आए तो वो सभी संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ कितना आ रहा है? 0। मतलब ये जो संख्या होगी ये भी 11 से विभाजित होगी। हम बात करें अगली संख्या 12 के बारे में। 12 किसका गुणांक होता है? 3 और 4 का। यदि संख्या 3 से भी विभाजित हो और 4 से विभाजित होगी तो वो संख्या डेफिनेटली 12 से भी विभाजित होगी। ठीक है। 13 की बात करें, हमने 13 का रूल पढ़ रखा है पहले, वो कंटिन्यू चलती है। जैसे 7 में 13 का एक साथ पढ़ा था, 6 6 6, कोई भी अंक 6 बार रिपीट हो, कोई भी अंक जैसे 4 4 ले लो, कोई भी अंक 6 बार रिपीट हो, एक तो ये कंडीशन, और दूसरी कंडीशन 3 3 के जोड़े में हो 6 अंक, 4 5 6 4 5 6, या 1 2 3 1 2 3। अब ये 456 फिर 456, 3 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। 6 अंकों की अंक तो कितनी है? 6 चाहिए, पर यहाँ 3 अंक बार बार रिपीट हो ना, ये कंडीशन भी कहती है ये संख्या क्या हो जाएगी? 13 से विभाजित होगी। चेक करके देख लेना अभी। तो दोस्तों आज अपना टॉपिक हो गया, हम इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, और जो भी छूट गया है, मान लो कोई संख्या या टॉपिक हमें बेसिक से छूट गया है, उसको क्वेश्चन के टाइम में कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।